नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने डिस्कवरी स्टडी सर्किल परिवार में। चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। ये जो सेशन है ये इतिहास के लिए है। आज इतिहास की क्लास हड़प्पा सभ्यता से शुरू होगी। आज इससे पहले हम पाषाण काल पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कह लो या सिंधु नदी की सभ्यता कह लो, सिंधु सभ्यता कह लो, सिंधु सरस्वती सभ्यता कह लो या हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है। लेकिन तीनों का जो मैं चारों चीज बताई, चारों का मतलब अलग अलग है। तो एक ही पर है कैसे, चलते हैं देखते हैं क्लास में क्या होता है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। सभी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो, प्री हो, पीसीएस का प्री हो, किसी भी स्टेट का, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, ये दोनों हम में से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं, दोनों की दोनों ही। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा क्रम आगे बढ़ने का क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। हम किसे सभ्यता कहते हैं बच्चों, किसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है, हमारी सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, दोनों में क्या अंतर है। हम हड़प्पा को संस्कृति क्यों नहीं कहते, हड़प्पा को हम सभ्यता क्यों कहते हैं, और वैदिक संस्कृति बोलते, वैदिक सभ्यता नहीं बोलते। दोनों का अंतर बताऊंगा आपको क्या है। दोनों में क्या अंतर है पहले ये बताएंगे, फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां से कहां है। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका देश और काल समझना बहुत जरूरी है, तभी टॉपिक आगे बढ़ना चाहिए। देश का मतलब स्थान और काल का मतलब समय। सबसे पहले देखेंगे सभ्यता संस्कृति क्या है, फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, उसका स्थान क्या था, फिर देखेंगे उसका काल क्या था, किस काल में वो हुई, किस समय वो हुई है, फिर उसका नामकरण कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा, और फिर हड़प्पा सभ्यता, फिर सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता नाम कैसे पड़ा, और फिर इन सभ्यताओं का निर्माण करने वाले लोग कौन थे, यानी इसका उद्भव कैसे हुआ इस सभ्यता का। तो इन टॉपिकों में बांटकर हम अपनी पूरी सभ्यता को पढ़ेंगे। दोबारा सुनिए, टॉपिक कौन कौन से हम जो पढ़ रहे हैं, सभ्यता संस्कृति को मिला के पढ़ेंगे पहले, फिर उसका विस्तार देखेंगे कहां से कहां तक उसका विस्तार है, फिर देखेंगे उसका काल क्या था, किस समय वो जन्मी थी सभ्यता, फिर देखेंगे उसका विकास किसने किया, आखिर कौन लोग थे जो सभ्यता को जन्म दिए, और फिर विकास के बाद तो नामकरण कैसे हुआ। ये हम टॉपिक को बांटकर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इन टॉपिक के तहत होने वाली है। सबसे पहले देखिए सभ्यता और संस्कृति क्या होती है बच्चों। देखो आप, ये सिंधु घाटी का परिचय है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 250 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया में फैली हुई थी, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन की बड़ी सभ्यताओं में से एक है, बड़ी सभ्यताओं में से एक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखो, सबसे पहले देखिए आप, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। किसे सिविलाइजेशन बोलते हैं और किसे कल्चर बोलते हैं, दोनों एक है कि अलग अलग हैं, दोनों अलग हैं बच्चों। जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस काल की भौतिक विशेषताओं की, भौतिक विशेषताओं की, भौतिकता की बात करते हैं। यानी सभ्यता मतलब होता है जो चीज आपको दिखती है, जो आपको दिखती है, जो आपको दिखाई दे, जो भौतिक हो, जो आपके आचरण में दिखाई दे, उसे हम सभ्यता कहते हैं। संस्कृति हमारी मनोवृत्तियां होती हैं, हमारी मनोवृत्तियां होती हैं, हमारी मनोवृत्तियां यानी हमारे मन की दशा, हमारे मन की सोच होती है, जो हमारे अंदर होती है, वो दिखती नहीं है। संस्कृति अमूर्त होती है, सभ्यता मूर्त होती है। संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती, सभ्यताएं समाप्त होती हैं। हमारी संस्कृति जो चली आ रही थी, जो हमारे मूल्य,
हमारी नैतिकता के मूल्य जो हड़प्पा सभ्यता में थे वो आज भी विद्यमान हैं। पूजा पाठ, वृक्षों की पूजा करना, नाग पूजा करना, जल की पूजा करना, प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करना, यह हमारी संस्कृति का अंग है, हमारे कल्चर का पार्ट है। हम उसको करते कैसे हैं, यह हमारी सभ्यता का पार्ट है। साड़ी पहनना हमारी संस्कृति है, पर साड़ी कितने सलीके से पहनी जाए यह हमारी सभ्यता है। कुछ लोग साड़ी ऐसे पहनते कि आधे से ज्यादा शरीर दिखता है, वो हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता है कि हम साड़ी ऐसे पहने जो हमारे शरीर का 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी हिस्सा दिखाई ना दे। तो साड़ी हमारी संस्कृति है, पहनने का सलीका हमारी सभ्यता है। हड़प्पा घाटी में जो हमको मिली वो केवल हमें भौतिक वस्तुएं मिली हैं, उनके हम विचार नहीं पढ़ पाए, हमने केवल व्याख्या करी। और जो तथ्य होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, उसकी व्याख्या आत्मनिष्ठ होती है। अब कोई मूर्ति मिली जिसके गर्भ से एक फूल निकल रहा था, एक पौधा निकल रहा था, ऐसी मूर्ति मिली, हमने उसको मातृ देवी की मूर्ति ने धरती की मूर्ति कहा, हमने उसके हिसाब से पृथ्वी का पूजन का अनुमान लगाया। यह विचार आत्मनिष्ठ हो सकता है, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। यानी इसमें सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। यानी ये जो मैंने बताया जो प्रमाण है ये पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता। ये हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेगा, उसे बोलते हैं आत्मनिष्ठता। अब हमारी राजधानी दिल्ली है, ये वस्तुनिष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक ना। तो जो सत्य का जो प्रमाणित होता है, जो निरपेक्ष होता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। आप जब मेंस लिखते हैं, एक ही सवाल, एक ही प्रश्न का उत्तर, एक ही क्वेश्चन का जवाब, और 1 लाख विद्यार्थी या 1 लाख तो नहीं, और 10,000 विद्यार्थी बैठे हैं तो 10,000 के 10,000 अलग अलग आंसर लिखेंगे, यही आत्मनिष्ठता है। लेकिन अगर प्री में जब आप पेपर देते हो तो जिसने आंसर बी लगाया बी सही है, यह वस्तुनिष्ठता है। आत्मनिष्ठता में व्यक्ति अपनी व्याख्या खुद करता है। इसलिए हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, संस्कृति नहीं बोलते, कि हमने उनकी लिखे हुए विचार की हम जानकारी नहीं है, हमें मालूम नहीं कि वो किस तरह की पूजा करते थे, उनके पास मंदिर थे, क्योंकि मंदिर के प्रमाण मिले नहीं है, मूर्ति के प्रमाण तो मिले हैं। अब मंदिर प्रमाण मिले नहीं तो ये कैसे देखा जाए इस बात को। तो हर एक ने अपनी व्याख्या दी है। तो जो कि हमको मनोवर्तीय जानकारी नहीं है, हमने केवल व्याख्या करी है, इसलिए हम उसको सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। वैदिक संस्कृति बोलते हैं क्योंकि हमने वेद पढ़ लिए हैं, वेद पढ़ने के हिसाब से हमने आर्यों के मनोवेग मनोवृत्तियों को हमने जान लिया है। आर्य की सोच कैसी थी, आर्य क्या सोचते थे, आर्य क्या लिखते थे, आर्य का विचार संसार के प्रति क्या था, आर्य का विचार परलोक के प्रति और इहलोक के प्रति क्या था, ये हम जान चुके हैं कि हम उनका साहित्य पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसको वैदिक संस्कृति। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा था। संस्कृति और सभ्यता में अंतर समझ गए होंगे। संस्कृति हमारी कभी समाप्त नहीं हुई है। हाँ, हड़प्पा में जो मकान उन्होंने बनाए, अच्छे मकान बनाए, बढ़िया शहर बसाए, बहुत वेल जो बोलते हैं नियोजित नगर बसाए, वो समाप्त हो गए, लेकिन जो मूल्य उन्होंने स्थापित किए वो आज तक समाप्त नहीं हुए। ये संस्कृति है। सभ्यताएं समाप्त होती है, संस्कृतियां समाप्त नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इस सभ्यता संस्कृति में अंतर था। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो उन्होंने बताया था कि हम देखें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां था। हम अगर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता जो आज का
ये भारत का इलाका है, ठीक ना, ठीक। ये देखिए आप, इधर ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का इलाका है, ये इधर, इधर मान लीजिए अफगानिस्तान का इलाका है, इससे ऊपर ये अफगानिस्तान है। तो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, लेकिन वर्तमान में 13 लाख नहीं है, वर्तमान में ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ध्यान रखिएगा, 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ये सभ्यता फैली हुई थी। यानी इतने बड़े क्षेत्र में भारतीय, जो आपका दक्षिणी एशिया है, सिर्फ भारत आता है, पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान आता है। ये 3 क्षेत्र, दक्षिण एशिया में तो 8 देश आते हैं, पर उसमें श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में क्योंकि प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सभ्यता जो दक्षिणी स्थल था वो महाराष्ट्र में था, दयमाबाद। दयमाबाद कहां था? महाराष्ट्र में था स्थल, ये था दयमाबाद, परवरा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? परवरा। सबसे उत्तरी स्थल बच्चों कहां है? जम्मू कश्मीर में, मांडा। कौन सा? मांडा। नदी कौन सी थी? चिनाब नदी। इसके बीच और इसके बीच 1400 किलोमीटर का अंतर था, 1400 किलोमीटर का अंतर था। सबसे पश्चिमी स्थल था कौन सा? सुतकांगेनडोर। सुतकांगेनडोर नदी थी दस्क। कौन सी नदी? दस्क। यह ईरान की सीमा पर था। यह दूरी बच्चों 1600 किलोमीटर थी। कितनी? 1600 किलोमीटर की दूरी थी। ये जो है ना, ये इलाका, ये समुद्री इलाका है, ये समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है। जो समुद्र है, ये समुद्री सीमा थी इसकी, यहां से ले लीजिए। वैसे तो लोथल भी समुद्री सीमा में था, लोथल खंबाती खाड़ी में, यहां पे लोथल है, ये भी समुद्री सीमा, ये सब समुद्र है। समुद्र में लगभग इसकी 1300 किलोमीटर की सीमा थी। 1300 किलोमीटर कहां था? समुद्र में था। पश्चिम और सबसे दक्षिण के जो बीच की दूरी, 10 उल्टा हो गए, इधर का 1400 किलोमीटर। सबसे पूर्वी स्थल ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ में है। ये दूरी थी बच्चों, ये दूरी, ये थी 1600 किलोमीटर की। कितनी? 1600 किलोमीटर की। यानी पूरब और पश्चिम के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर थी। कितनी? 1400 किलोमीटर। सबसे अंतिम स्थल दैमाबाद, सबसे उत्तरी स्थल मांडा नदी चेनाब, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर नदी हिंडन। नदी हिंडन यमुना की सहायक नदी है, हिंडन, जो यमुना में किस ओर से? बाईं ओर से मिलती है। तो हिंडन आलमगीर, मांडा चेनाब नदी, दैमाबाद परवरा नदी और सुतकांगेनडोर 10 नदी के किनारे था। ये सबसे पूर्वी पश्चिम, यानी इस इलाके में फैली हुई थी सभ्यता। इस पूरे इलाके में हमें सिंधु सभ्यता के लगभग 1500 स्थल मिले हैं। कितने स्थल मिल गए? अब इस्तेमाल हो गए 1500, और लगभग इनमें से 950 के आसपास भारत में है। मैक्सिमम कहां है? लगभग 80%, लगभग 80% स्थल भारत में, और बाकी स्थल इसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थे। हालांकि अफगानिस्तान में तो मेन स्थल 2 ही थे, मुंडीगाक और सुरतगुही। मुंडीगाक और सुरतगुही कहां था? अफगानिस्तान में था। अधिकांश स्थल इसके जो है वो भारत में 950 प्लस स्थल है, 972 में 73 स्थल है जो भारत में है। इसके हड़प्पा सभ्यता के पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर में थी, अब 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है ये सभ्यता। इस पूरे इलाके में सभ्यता फैली हुई थी, आपको ध्यान रखना है। यह सबसे बड़ी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता से 20 गुना बड़ा। देखिए आप, कितना? मेसोपोटामिया की सभ्यता से 20 गुना बड़ा। अगर मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों मिला दो तो उससे 12 गुना बड़ा। सबसे बड़ी सभ्यता थी ये, इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। तो इसका पता चलेगा आपको कहां पर थी? आपका भारत में, पाकिस्तान में और किसमें? अफगानिस्तान में। अधिकांश स्थल कहां है? भारत में है। और भारत में भी कहां पर अधिकांश स्थल? गुजरात में है। भारत में भी कहां ज्यादातर? गुजरात में स्थल है, रंगपुर है, लोथल है, सब ज्यादातर कहां पर है? धोलावीरा है, सब गुजरात में, गुजरात में। तो ये इसका बच्चों स्ट्रक्चर था जहां पे फैली हुई थी। ये त्रिभुजा के आकार की थी,
क्या करती? त्रिभुज। बताऊंगा कैसे त्रिभुज का आकार की थी। तो ये थे आपका मांडा, दैमाबाद, आलमगीर और सुतवांगेंडोर। इस पूरे इलाके में सभ्यता फैली हुई थी। समुद्री सीमा भी इसके पास थी। कितनी? लगभग 1300 किलोमीटर लंबी। कितनी? 1300 किलोमीटर लंबी। पूरा पश्चिम कितनी लंबाई थी? 1600। ये कितनी थी? 1400। तो ये इस इलाके में फैली हुई थी। तो पता चलता हमको कहां थी? पश्चिम, यानी हम एक प्रकार से उत्तर और पश्चिम भारत में ही थी। उत्तर और पश्चिम भारत में। मध्य भारत में इसका कोई स्थल नहीं मिलता, ना ही आपका दक्षिण मिलता। महाराष्ट्र पश्चिम भारत का भाग है, दक्षिण भारत का भाग नहीं है। दैनाबाद उसका अंतिम स्थल है। तो अब यहां से कौन कौन से स्थल मिले, कौन कौन से शहर से क्या वस्तु मिली, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पर इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आपको मैं वही टॉपिक बताऊंगा। ये इसका क्षेत्रीय विस्तार हो गया। 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र हो गए, ये हो गए। और इसका अंतिम और मैंने आपको स्थल बता दिया। तो देश काल हो गया, देश हो गया इसका कि किस देश में किस स्थान पर ये थी। आप देखते इसका काल क्या था, इसका काल क्या था। देखिए, जहां तक काल निर्धारण की बात है, इस सभ्यता की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सभ्यता हमारे सामने एकदम विकसित रूप में सामने आती है। किस रूप में? एकदम विकसित रूप में हमारे सामने आती है। जो इसके स्थल मिले हैं, जो इसकी वस्तुएं मिली हैं, वो पूर्ण विकसित अवस्था में मिली हैं। तो इसलिए काल निर्धारण करना बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी बात, लिपि पढ़ी नहीं गई। जब लिपि पढ़ी नहीं गई है तो समस्या यह है कि हमको ये जानकारी नहीं मिलती कि इनका समय क्या था। कार्बन डेटिंग के द्वारा भी हम बहुत लंबी आयु ज्ञात नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा 50,000 साल या कुछ कुल मिलाकर 1 लाख साल तक हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम रेडियो डेटिंग के द्वारा यूरेनियम, एक कार्बन डेटिंग C14, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा हम इनकी आयु, जो अवशेष जो हमें मूर्तियां मिली हैं, उनकी आयु हम ज्ञात करते हैं। हम अगर काल की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल बताया है। देखिए कैसा, जो कार्बन डेटिंग के द्वारा है C14, वो जो डीपी अग्रवाल है वो ये कहते हैं कि 2300 BC से 1750 BC तक रही। BCE, बिफोर कॉमन एरा तक रही। इस काल तक सिंधु सभ्यता रही, हड़प्पा सभ्यता रही, इस काल तक। ठीक है, कहते हैं मालसुरुपत, कहते नहीं 3500 से 2500 BC तक रही। सबका काल अलग अलग है, आपको ये तो रटना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं होता है। जॉन मार्शल, ये इसमें किसका याद करना है? एक तो C14 याद करना, एक जॉन मार्शल और मार्टिमल व्हीलर, ये तीनों जरूर याद रखिए आप। जॉन मार्शल को बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2550 से 2750, 500 वर्ष माना है। कोई 500 मानना, कोई 1000 वर्ष मानना, अलग अलग है। ये कितना? 2500 से 1500। कौन सा? मार्टिमल व्हीलर। 2000 से 1500 फेयर सर्विस, इसको जरूर याद रखिए। फेयर सर्विस है। सबसे लास्ट तक किसी ने माना। वे सर्विस हम कब कराते हैं गाड़ी की? जब गाड़ी बिल्कुल लास्ट में चली जाती है ना। गाड़ी सर्विस कब होती है? जब एकदम गाड़ी बिल्कुल लास्ट में होती है। अभी आप तो सर्विस करवानी पड़ेगी, अब तो गाड़ी बिल्कुल टू टू पी पी कर रही है, स्टार्ट ही नहीं होती है। तो सर्विस सबसे लास्ट में, तो सर्विस सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट कौन सा? 1500 से 2000। सबसे लास्ट का पीरियड यही मानते हैं फेयर सर्विस। ये आपको याद रखना है ना। फेयर सर्विस सबसे लास्ट का मानते हैं, फेयर सर्विस। क्योंकि सर्विस हम कब करवाते हैं गाड़ी की? लास्ट में करवाते हैं, तो हमारा लास्ट। ये आपको मुझे पक्का याद है, याद रहेगा आपको। मार्टिमल व्हीलर 2500 से 1500, 2500 से 1500, ये 1000 वर्ष मानते हैं। ये भी 1500 मानते हैं, पर ये मानते कब से? ये 2500 मानते हैं। मार्टिमल व्हीलर जब मार के ना, जब गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो मारना पड़ता है, धक्का मार भाई, स्टार्ट नहीं हो रही है, मार धक्का, स्टार्ट नहीं हो रही है, मार धक्का। मार से बना मार्टिमर, मार धक्का मार्टिमर। व्हीलर मतलब क्या? पहिए पर धक्का मार, व्हील पे धक्का मार। तो मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 तक याद रखना है। और 2000 से 1500 कौन है? सर्विस, जो लास्ट में करवाते हैं सबसे। हो गया याद। जॉन मार्शल याद कीजिए, 3250 से 2750, यानी 500 वर्ष माना है। 50 आधा आधा माना, 3250 से 2750, 3250। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल आर्ट है ना। मार्शल आर्ट हमें क्या करती है? एकदम परफेक्ट बना देती है। क्या करती है? एकदम परफेक्ट बनाती है मार्शल आर्ट। आप मोटे हो गए, आर्ट यहीं तक आई, आधे तक आई। कहां तक आई? बेल्ट, आधी बेल्ट है, क्योंकि मोटे हैं, आएगी नहीं, तो 3250। मार्टिमर मार्शल, जॉन मार्शल, आधी बेल्ट आई,
3250 याद रखिए बस। 3250 तो अपने आप याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए कार्बन डेटिंग की हो याद है 3350, कुछ तो रटने में चाहिए, ऐसी क्या बात है, ठीक है ना। इसमें एक हाँ ये होगा काल, तो इसका काल निर्धारण हो गया बच्चों। क्या हो गया? काल निर्धारण। तो काल निर्धारण की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है, एक तो कार्बन डेटिंग सबकी सही से नहीं हो पाती है, दूसरी बात जो यूरेनियम डेटिंग करते हैं वो भी एकदम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। और सभी विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में क्या है इसके काल अलग अलग बताए हैं, तो और समस्या आ जाती है। तो इसलिए काल निर्धारण करना एक इसकी बड़ी चुनौती रहा है हड़प्पा सभ्यता की। चलिए समय भी हो गया और जहां थी सभ्यता वो भी हो गया। ठीक, आप देखते हैं इसका निर्माण किसने किया, यानी इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ इसका ये थे कौन लोग जिन्होंने सभ्यता बनाई, जिन्होंने सभ्यता बनाई वो आखिर कौन लोग थे, कहां से आए थे वो लोग, जो अभी हमने पढ़ा। इतने बड़े इलाके में लगभग 1500 स्थल उनके मिल चुके हैं, इतने शहर थे उनके पास, देखिए आप। तो कौन लोग थे? क्या वो एकदम अचानक कहीं से आए, क्या आसमान से हड़प्पा सभ्यता को जन्म दे दिया? इसी बात को लेकर दो मत हैं, एक मत है विदेशी मत और एक मत है स्थानीय मत। कुछ लोग ऐसा मानते कि विदेशी आए। अब उसमें विदेशी कौन आए? अमेरिका तो उस समय था नहीं, अमेरिका से तो कोई आए नहीं होगा, तो कौन आए? उस समय इसकी जो समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे सुमेरिय सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सभ्यताएं इसमें उसके समकालीन सभ्यताएं थी। कहा कि मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए जो कि इराक की सभ्यता थी, इराक ईरान की। मेसोपोटामिया से कुछ लोग मिस्र होते हुए भारत आए और वो भारत के उस क्षेत्र में बसे जहां पर ये सभ्यता थी, और उन्होंने यहां पर रहकर एक नई सभ्यता को जन्म दिया और वो लोग यहीं रह गए। ऐसा मानना है इनका, इन लोगों का, जॉन मार्शल, कार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, क्रेमर, डीडी कोसंबी और एचडी सांकलिया। ये दो भारतीयों ने भी इनके साथ अपनी तालमेल बिठा ली है, डीडी कोसंबी और एचडी सांकलिया। ये पूछते कि कौन विदेशी मत का समर्थक है, ये लोग कौन है विदेशी मत के समर्थक है। इनका यह कहना है कि विदेशी लोग ये आए, मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए, मिस्र होते हुए, नहीं मेसोपोटामिया से मिस्र होते हुए भारत में आए, और भारत में आने के बाद इन लोगों ने इस सिंधु नदी की घाटी क्षेत्र में रहे और वहां पे इस सभ्यता को इन्होंने जन्म दिया। यानी ये लोग यहीं रह गए, ये लोग इस क्षेत्र में रह गए। कुछ समानता बताई इन्होंने, कुछ रहने के तरीके बताए इन्होंने। अब ये तरीके मेसोपोटामिया में थे, यही तरीके इनके भी थे, ये चबूतरे थे। मेन को चबूतरा कि सिंधु मेसोपोटामिया के लोग चबूतरे पर बैठा करते थे और चबूतरे के ऊपर मकान बनाते थे। तो ऐसी कुछ मकान इनके भी मिले, किलेबंदी के प्रमाण मिले कि उनके भी किले थे, इनके भी किले हैं। तो इसका मतलब वो लोग यही आके बसे, कि वो सभ्यताएं इससे कुछ प्राचीन है। लेकिन वर्तमान में नए आंकड़ों के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता 3520 ईसा पूर्व तक चली गई है। यानी जो इससे पहले मैंने पता ना काल जो निर्धारण किया था आपका, ये 2500 वाला महादो स्वरूप पथ वाला, ये काल धीरे धीरे सही साबित हो रहा है, पर ये कम है। ये 3500 से लेकर 1750 तक तो मानना ही पड़ेगा। यानी इससे पुराने सिंधु घाटिया में अवशेष मिले हैं अभी सनौली से, है ना, इस जो बागपत के पास है ना सनौली, वहां से मिले हमें। तो ये हमको इस बात का प्रमाण दिखा रहा है कि यह सभ्यता वास्तव में उतनी प्राचीन थी। तो विदेशी मत का कहना है कि मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए, चबूतरा और किलेबंदी उनका आधार है कि ये भारत में ये लोग थे, इन्होंने वहां पर भी और यहां पर भी ये समानताएं रही हैं। लेकिन बहुत सारी असमानताएं भी हैं। हमारे जो शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो वेल मेंटेन्ड है, वो प्लान से बसे हुए हैं, वो नियोजित नगर हैं, जबकि मेसोपोटामिया के शहर बेघड़ बेतरकीब बसे हुए हैं। हमारे सारे मकानों में और नालियों में एक प्रारूप है, जिसे कहते हैं ना इंजीनियर प्रारूप बनाते हैं, ऐसा प्रारूप है, वहां पर नहीं है। हमारी नाली में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, उनकी नालियां कच्ची है, उनका हाथ पक्की ईंट मिली नहीं है, और हमारे यहां टाइल्स जैसी ईंट मिली है। तो हमारे लोग नाग पूजा करते हैं, पर्यावरण की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, वहां ऐसे प्रमाण नहीं मिले। क्या वो अपनी वहां की संस्कृति छोड़ देते हैं यहां पर आकर? नहीं छोड़ते।
तो इसका मतलब यह है कि जो यहां के जो लोग थे वो इनका संबंध मेसोपोटामिया से नहीं था। इन लोगों ने बायस होकर माना कि हाँ ये लोग विदेशी मत के समर्थक हैं। जो स्थानीय मत वाले लोग हैं, ध्यान रखिए आप, ये जो नाम याद रखिए आप, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और डीडी कोसंबी और एच डी सांकलिया, ये लोग वे लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ हमारी सभ्यता का जन्म उन विदेशियों ने दिया है। देखिए स्थानीय समर्थन किसने किया? अमलानंद घोष, फेयर सर्विस और राखलदास बनर्जी और अल्विन दंपति। अमलानंद घोष ने कहा हमें हड़प्पा सभ्यता के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों भाई? यही थे। कौन थे? सोथी वाले थे। सोथी कौन? अरे सोथी तो राजस्थान में संस्कृति थी। कहां थी? राजस्थान में थी नहीं संस्कृति सोथी? जी हां थी, तो उन्हीं से तो हम पैदा हुए। सोथी संस्कृति ने ही हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। यानी जो सोथी संस्कृति थी राजस्थान में, कालीबंगा भी थी, सोथी भी थी, ठीक ना, आहड़ संस्कृति भी हमने पढ़ी है ताम्रपाषाण में, इन्हीं सब ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया है। यही लोग जो पहले ग्रामीण बस्तियां थी, इन्होंने कृषि अधिशेष पैदा किया, उससे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला और नगरों का जन्म हुआ। तो अमलानंद घोष ने कहा अक्सोथी संस्कृति ही हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का आधार है। जो ये फेयर सर्विस हुए, देखो तो विदेशी फेयर सर्विस सबसे लास्ट में मानते ना, सर्विस कब होती है गाड़ी की? सबसे लास्ट में। कौन से कार्यकाल? 2000 से 1500। वेरी गुड। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहा कि नहीं, जो संस्कृति ना बलूची संस्कृति, जो बलूची है, जो बलूचिस्तान है, इस बलूचिस्तान में 3-4 तरह की संस्कृतियां थी। इसमें नाला संस्कृति थी। कौन सी? नाला संस्कृति, झोप संस्कृति थी, क्वेटा थी। नाला, झोप, क्वेटा और एक संस्कृति और थी। कौन सी? इन चारों के जो लोग थे, इन्होंने ही मिलकर वास्तव में हड़प्पा सभ्यता को आधार दिया। यही लोग धीरे धीरे इस तरफ बसते रहे, जनसंख्या बढ़ती और धीरे आगे बढ़ते रहे। तो वास्तव में जो ये जो सभ्यता थी, उसका आधार ये स्थानीय संस्कृति ही थी, जो इस क्षेत्र में पहले से मौजूद थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने इससे पहले क्लास बनाई है, उसकी का नाम है ताम्रपाषाणिक युग। तो उसमें तमाम तरह की संस्कृतियां भारत में मौजूद थी। इसमें मालवा संस्कृति, आहड़ संस्कृति, आमरी संस्कृति, कायथा संस्कृति, ये सब संस्कृतियां ग्रामीण बस्तियां थी। ये भारत की पहली ग्रामीण बस्तियां बच्चों। इन्हीं ग्रामीण बस्तियों ने हड़प्पा सभ्यता का आधार तैयार किया, ऐसा मानने वाले लोग अमलानंद घोष और फेयर सर्विस है। इन्हीं में एक है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, इन्होंने क्या कहा? कि हड़प्पा सभ्यता के जन्मदाता जो थे वो द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे। अब द्रविड़ लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया है। द्रविड़ ने, इन्होंने कहा भाषा को आधार लिया, ताकि जो ये भाषा है, जो शब्द मिले हैं इस तरह के, जो आज भी बलूचिस्तान में कुछ लोग बोलते हैं, बलूचिस्तान के लोग, उन शब्दों का बहुत सारा तालमेल तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम से है। यानी जो बलूच संस्कृति वाले जो लोग हैं, जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा के अनेक शब्द जो है वो द्रविड़ भाषाओं में हमें देखने को मिलते हैं, जो बलूच बोलते हैं। लेकिन जो बलूच बोलते हैं उस भाषा के आधार पर क्या कहा इन्होंने? जो वास्तव में द्रविड़ लोग ही थे। ये वही लोग, जब आर्यों का आक्रमण हुआ इस ओर, तो वो लोग, क्योंकि ये लोग शांति प्रिय लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, और व्यापारी वर्ग कभी युद्ध नहीं चाहता है। व्यापारी वर्ग चाहता है हमेशा शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसी वजह से, इसी कारण से क्या हुआ कि जैसे आर्यों का आक्रमण पश्चिम की ओर से हुआ, तो ये लोग अपना घर मकान छोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ गए और इन्होंने द्रविड़ प्रदेश में जाकर अपने मकान दुकान बनाए। ये किसका कहना है? राखलदास बनर्जी का कहना है। अब इन्होंने भाषा का आधार लिया, फिर आर्यों के आक्रमण की वजह से ये लोग इस क्षेत्र से निकलकर दक्षिण भारत पहुंचे। ये इनका मत है फेयर सर्विस का। जो राखलदास बनर्जी, ये बात होगी, ये अल्विन दंपत्ति हुए हैं, दो, ये पति पत्नी थे दोनों। इन्होंने भी
जो स्थानीय संस्कृतियां थी, जैसे आम्री थी, आहार संस्कृति थी, कहा कि ये ग्रामीण संस्कृतियां ही हड़प्पा सभ्यता के जन्म का आधार थी। यही लोगों ने कृषि अधिशेष पैदा करके एक प्रकार से हड़प्पा को जन्म दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो हमें किसी अन्य सभ्यता में दिखाई नहीं देती। तो ये लोग मौलिक थे, यही रह रहे थे, और इन्होंने ही वास्तव में हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया, जो पहले एक प्रकार से ग्रामीण संस्कृति थी। और विकास क्रम के हिसाब से भी ये ठीक है बच्चों, देख पता होगा आपको कि विकास जो धीमे धीमे आगे बढ़ता है, पहले एक चीज, फिर दो, फिर तीन, ऐसे विकास बढ़ता आगे। तो हम ये पहले ग्रामीण बस्तियां बनी, फिर शहर बने होंगे। अब ये तो है नहीं कि मेसोपोटामिया से कोई लोग आए, जहाजों में भरकर आए, चलो भाई हड़प्पा में चलते हैं, वहां पर नए नए शहर बसाएंगे। तो क्या वो अपनी मूल प्रवृत्ति छोड़ते? नहीं छोड़ते। उनकी तो लिपि पढ़ी गई है, हमारी नहीं पढ़ी गई है, इस वजह से ऐसा है। तो ज्यादातर मान्य कौन सा है? स्थानीय मत मान्य है, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी हमारी। ये मैं बताता आपको, काल क्या था, स्थान क्या था, और इसका आधार क्या था, कौन लोग थे जिन्हें इस संस्कृति को जन्म दिया था, ये देखते हैं। अब ये देखते हैं कि जो इस संस्कृति के जो लोग थे बच्चों, वो लोग वास्तव में, ये आपको याद रखना एग्जाम के हिसाब से, द्रविड़ को आधार किसने लिया? राखालदास बनर्जी ने। इसने लिया सोथी संस्कृति को, इसने लिया बलूच को, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं ये लोग यहां बसे आके, उन लोगों की प्रजातियां क्या थी, यानी वे लोग किस प्रजाति के थे। कि आज से लगभग हम 4,500-5 हजार साल की बात कर रहे हैं, तो 5,500 साल में ये बताइए, क्या हमारा मुख और हमारी चेहरा ऐसा ही होगा? नहीं होगा। कुछ प्रजातियां होती हैं। हमने पूरे दुनिया के लोगों को उनके मुख की आकृति, नाक की आकृति, आंख, नाक, कान, होठ, इन सब की आकृतियों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी का बताया है। जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, एक मंगोलाइड। मंगोलाइड, इन 4 प्रजातियों के अवशेष हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले। यानी जो हमको खोपड़ियां मिली हैं, उन खोपड़ियों जब हमने नापा, तोला, कैपिलर से ना होता है ना, आपने पढ़ा कैपिलर पढ़ा होगा आपने, होता है ऐसे नापने वाला लंबाई, बहुत जिसे हम छोटी से छोटी लंबाई नाप सकते, चौड़ाई नाप सकते हैं ना। तो उसके माध्यम से इन्होंने खोपड़ी नापी, उसके नाक की आकृति नापी, कान नापा, आंख, सब कुछ देखा। तो देखिए ये 4 प्रजातियों के कंकाल हमको मिले। प्रोटोस्ट्राइड है, और इस प्रजाति के लोग आज भी भारत की जनजातियों में मिलते हैं। भूमध्य सागरीय है, ये लोग जो जैसे पंजाब के लोग हैं सब भूमध्य सागरीय माने जाते हैं, है ना। तो इसके प्रजाति के लोग मिले। अल्पाइन भी लोग मिले। मंगोलाइड जो थे ना, जिसे हम तिब्बती बोलते हैं, नेपाली तिब्बतियां, चाइनीज बोलते हैं, वो मंगोलाइड है। तो इन चारों के तो प्रमाण हमें मिले, निग्रो के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं, है ना। निग्रोइड या निग्रो, इस प्रजाति का कोई भी हमें अवशेष हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। तो ये उस प्रजाति के लोग थे जो हड़प्पा सभ्यता में रहते थे। जो सबसे ज्यादा संख्या थी, वो संख्या थी भूमध्य सागरीय की, क्योंकि इसके अवशेष सबसे ज्यादा मिले हैं। भूमध्य सागरीय अवशेष सबसे ज्यादा मिले हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये हमारी प्रजातियां होगी जो हमको वहां से मिली हैं, जो लोग वहां थे। अब द्रविड़ जो है, वो द्रविड़ जो है वो ऑस्ट्रेलाइड प्रकृति के हैं। किसके? वो प्रोटोस्ट्राइड है। तो इसका मतलब लगता है कि ये शायद वही लोग रहे होंगे। भूमध्य सागर में यहां पर भी तो है, शायद ज्यादातर ये लोग थे, उसका मतलब यहां के लोग भी थे। तो मामला फंसा हुआ है, चीज फंसी हुई है, उसमें आप मत फंसो। आप सिर्फ वो देखो जो आपको बताया जा रहा है। सिर्फ ये याद रखो कि चारों प्रजाति के लोग थे, निग्रो नहीं थे। वो पूछ चुका है कौन से नहीं थे, तो निग्रो नहीं थे, आगे कभी पूछ सकता है, ठीक। तो ये प्रजाति के लोग वहां थे। हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो नाम था, वो नाम हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। देखिए सबसे पहले देखिए आप, जो हड़प्पा सभ्यता है, हम इसकी कालक्रम देखते हैं। काल मतलब इसका विकास क्रम कैसे, इसकी खोज हुई।
खोज के संदर्भ में, खोज के संदर्भ में सबसे पहले 1826 में, 1826 में जॉन नहीं वो जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने 1826 में सबसे पहले यहां के टीलों की खोज करी। जेम्स प्रिंसेप पंजाब से अफगानिस्तान जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में देखा कि ये तो कोई टीले हैं, तो उन्होंने कहा ये कोई प्राचीन किले हैं, प्राचीन किलों के अवशेष हैं। तब हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं आई थी, अपनी सभ्यता तब ये भी बात नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा कोई प्राचीन किले हैं, कोई प्राचीन किले रहे होंगे, उसके अवशेष हैं। ये बात 1826 की है। 1856 में बर्टन बंधु, दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन और कौन? विलियम बर्टन। ये दोनों भाई भारत में लाहौर से लेकर कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जहां से रेलवे लाइन का विकास लॉर्ड कर्जन के समय शुरू हुआ था, तो रेलवे लाइन बिछा रहे थे भारत में ना, रोड का नाम लोड करते उसके समय हुआ था, कौन था? डलहौजी के समय, 1853 में डलहौजी के समय भारत में रेलवे आई थी। कर्जन के समय तो रेलवे का सबसे ज्यादा विकास हुआ था कर्जन काल में। खैर, इन दोनों बंधुओं ने जब लाहौर से कराची के बीच वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्हें इसके अवशेष दिखाई दिए और इन्होंने कहा कि ये महात्मा बुद्ध और उसके बाद की जब सिकंदर भारत में आया था, ये उस काल की कुछ संरचनाएं हैं, ताकि ये कोई हो सकता है कि प्राचीन सभ्यता भी हो। इन दोनों बंधुओं ने इस बात ऐसी बात कही, लेकिन इस बात को उस समय दबा दिया गया, उभारने नहीं दिया। जब जॉन मार्शल, ये क्या नाम, जेम्स प्रिंसेप और ये बर्टन जैसे लोगों ने कहा अब ऐसा है, तो ऐसे में एक व्यक्ति उभर कर आए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये आपको मालूम होगा, ये भारत में पुरातत्व विज्ञान के पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही 1875 में पहली बार एक बड़ा लेख लिखा और इसको किसी सभ्यता का प्रमाण बताया। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी, वास्तव में वो लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी, बाद में जाके हुई, उस समय तक ये नहीं था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार अपना पत्र लिखकर एक भारत सरकार को सौंपा, जो भारतीय ब्रिटिश सरकार थी, कि यहां पे कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष दफन हैं, इसलिए भारत में इन्हीं को माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, है ना। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम की बात थी 1875 की, लेकिन 1875 जो लेटर लिखा था, अच्छा लिखा 75। अच्छा, तो अब क्या हुआ ना, ये बात ध्यान रखिए आप, अब इस बात को दबा दिया गया, किसकी? लॉर्ड कनिंघम की बात को, जो 1875 में बताई थी। नहीं, अभी इस बात को मत उजागर करो, यहां कोई सभ्यता थी, यहां कोई सिविलाइजेशन हुआ है, क्योंकि अंग्रेज ये कहते थे कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, हम लोग गोरे हैं और तुम काले हो, हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं कि हम सभ्य हैं और तुम लोग असभ्य हो, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है। अंग्रेज तो यहां तक कहते थे अब तुम्हारा तो कोई इतिहास ही नहीं है, ये तो आर्यों की भूमि है, हमारे इतिहास को केवल आर्यों तक सीमित मानते थे, अब तुम तो बस आर्य तक हो, उससे पहले यहां कुछ नहीं था, यहां खाली जंगल पड़े हुए थे, आर्य बाहर से आए, उन्हें अधिकार कर लिया तो भारत बस गया। अब हम आ गए, हमने अधिकार कर लिया, तो क्या गलती कर दी हमने? से आर्य पहले, तुम लोग आर्य हो, अब हम आ गए। तो उन्होंने अपनी सत्ता को प्रमाणित करने के लिए हमारे इतिहास को केवल वैदिक संस्कृति तक सिमट कर छोड़ दिया, हड़प्पा सभ्यता तक हमें जाने का अवसर ही नहीं दिया। जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि यहां पर कुछ है ऐसा, इससे खुदाई होनी चाहिए, तो उन लोगों ने इस बात को दबा दिया अंग्रेजों ने। अब इनका मनोबल बढ़ जाएगा, इनका आत्मविश्वास जाग जाएगा कि हम तो दुनिया में अंग्रेजों से पहले आए हैं, और मनोबल अगर जाग गया तो कल को हमारे खिलाफ ही
राष्ट्रवाद को जन्म दे देंगे। तो उस बात को दबा दिया गया बच्चों, उभरने नहीं दिया गया कि जब भी किसी देश पर अधिकार करते हैं तो सबसे पहले उस देश के नागरिकों का मनोबल तोड़ना पड़ता है। उनको यह कहना पड़ता है अब तुम तो बेवकूफ हो, असभ्य हो, मूर्ख हो, हम लोग सभ्य हैं, देखो अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोट पहनते हैं, चम्मच से खाना खाते हैं, तुम हाथ से खाते हो, हम चम्मच से खाते हैं, वेल मेंटेन तरीके से रहते हैं, अच्छे भवन में रहते हैं, अच्छी गाड़ियां चलाते हैं, देखो हमारे पास इतना सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मां है, भारत मां है ना। मतलब इसका लगा था कि अंग्रेजों ने हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास किया, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी हमारे पर ला दी। देखिए वो अपने आप को सभ्य कह रहे हैं और हम तब सभ्य हो चुके थे जब वो दुनिया में आए भी नहीं थे, पर उन्होंने इस बात को 75 में दबा दिया कि नहीं, इस बात को यहीं दबा दिया जाए। ये बात 1875 की है। तो ऐसे चलता रहा, चीजें चलती रही और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, इसके बाद जो होता है वो देखिए आप। फिर आता है समय 1921 का। हेलो, आगे आइए सेंटर पे आ जाओ। ठीक, नहीं कोई नहीं, आ जाओ। ठीक है, तो 1921 का समय आता है। कब आता है? 1921 का टाइम आता है। अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बहुत मजबूत स्थिति में था। गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन अब आगे बढ़ रहा था। अब हमको दबाने वाला कोई नहीं था। अब हम राष्ट्रवाद की ज्वाला में झुलस चुके थे, अब हम राष्ट्रवादी बन चुके थे। इसलिए 1921 में जॉन मार्शल, जो कि महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खुदाई करवाई। किसकी? सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई करवाई, जो वर्तमान पाकिस्तान में लाहौर नदी के किनारे है। हड़प्पा शहर की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। महानिदेशक कौन? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के। तो खुदाई होगी, तो अब पता चला कि हड़प्पा सभ्यता है। इसलिए अब हमारा इतिहास ये निश्चित हो गया कि वैदिक संस्कृति तक नहीं है, उससे पीछे तक हम है। अब इस बात को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिलेगी, नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब हमारे समाचार पत्र और हमारे युवा और हमारे नेता, हमारा नेतृत्व ये कह सकता है अंग्रेज तुमने हमारे पर गलत अधिकार किया है। हम तो आर्यों के आने से पहले भी यहां मौजूद थे, तब भी हमारी संस्कृति थी और आज भी हमारी संस्कृति जीवित है। तो तुम्हारा हमारे ऊपर जो अधिकार है वो उचित नहीं है। यानी आप जब कभी मेंस में लिखो तो इस बात को जरूर जोड़ो कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई ने, हड़प्पा सभ्यता के प्रमाणों ने कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करी, हमारा मनोबल बढ़ाया और हमारे राष्ट्रवाद का आधार दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ी मजबूती दी। तो ये बात 1921 की है, जब हड़प्पा शहर की खुदाई हुई। अगले साल 1922 में दूसरा शहर मिल गया, मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो मिल गया, दूसरा शहर जो पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे है। 1925 में मोहनजोदड़ो मिल गया। इसकी खोज जो करी थी मोहनजोदड़ो की, वो राखालदास बनर्जी, जो भी हमने पढ़ा, राखालदास बनर्जी इसकी खोज करी थी। मैके ने, अर्नस्ट मैके नाम है उसका, अर्नस्ट मैके। ये राखालदास बनर्जी जो दरोड़े वाले हैं, और हड़प्पा खोद दयाराम साहनी। तो एक के बाद एक शहर मिलता गया। आजादी तक तो लगभग 1000 के आसपास शहर मिल चुके थे। इतनी लगातार खुदाई चलती रही तो हमारा मनोबल अपने आप क्या है? बढ़ता रहा। तो एक के बाद एक शहर खुदाई होती रही। तो ये तो था इसका विकास क्रम। किसने पहले बताया, किसने बाद में बताया, किसने पहली बार इसके बारे में रिपोर्ट छापी और ब्रिटिश सरकार को सौंपी, वो था अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत में पुरातत्व शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक बच्चों, अब खोज किस किस शहर की हुई ये देख लीजिए आप। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रशेखर, ऐसे 1500 स्थल हैं, है ना। अब हम इन सभी स्थलों को हम एक क्लास में लेंगे। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, जितने भी स्थल हैं वो सब एक क्लास में लेंगे। आज केवल हम इसका वो पढ़ेंगे, इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि है वो देखेंगे इसकी, है ना। चलिए, तो एक तो ये हो गया, इसका हमने 22 तक लाकर छोड़ दिया।
अब इसका जब नामकरण की बात आई, भाई ये हड़प्पा शहर से खुदाई हुई है, तो नामकरण क्या हो इसका? शुरू में इसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता। बताऊं अभी आपको, देखिए शुरू में शहर मिला हड़प्पा, किस नदी किनारे? लाहौर में। नदी कौन सी थी? रावी नदी किनारे, ये ना लाहौर के पास। फिर मिला मोहनजोदड़ो, नदी कौन सी? सिंधु। फिर मिला चंदुदड़ो, नदी कौन सी? सिंधु। अनेक स्थल मिले जो सिंधु या सिंधु के सहायक नदी किनारे थे, तो नाम पड़ा पहले सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम पड़ा? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब क्या हुआ, स्थल सिंधु घाटी जो दूर दूर स्थल थे, से आलमगीर था, लोथल था, इनकी खोज होने लगी। ये सिंधु घाटी से क्या है? दूर है, तो नाम रखा गया भाई, अब नाम रखो सिंधु सभ्यता। केवल ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि सिंधु घाटी से भी दूर तक थी, तो क्या नाम पड़ेगा? सिंधु सभ्यता। फिर क्या हुआ, तो देखिए ज्यादातर स्थल जो हैं इसके, बहुत कम स्थल हैं जो सिंधु नदी के आसपास हैं, जो बाद में खोज उनसे बात का प्रमाण मिले हैं। कुछ स्थल, जो अधिकांश स्थल हैं इसके, वो सरस्वती नदी के किनारे हैं, जो राजस्थान में कभी बहती थी, अब वो नदी लुप्त हो चुकी है। तो नाम पड़ा सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब हुआ क्या कि ये देखा गया भाई दैमाबाद भी तो इसका स्थल है, आलमगिरी भी है, उनका संबंध तो सरस्वती से है नहीं, तो क्या नाम रखा जाए? तो पुरातत्व विभाग और पुरातत्व शास्त्र और पुरातत्व संहिता के अनुसार ये एक नियत नियम है कि जिस सभ्यता का नाम, उस सभ्यता का नाम उस नाम पर रखा जाएगा जहां उस सभ्यता की सबसे पहले खोज हुई होगी। यानी जिस शहर की, जिस नगर की, जिस स्थान की सबसे पहले खोज हुई है, उसके नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाए। यह पुरातत्व शास्त्र, पुरातत्व विभाग और पुरातत्व जो सूची है, जो संहिता है, वो ये कहती है। तो पुरातत्व संहिता के अनुसार नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता, और इस समय का जो सबसे प्रचलित नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही है। कि केवल सिंधु सभ्यता का मतलब होता है कि ये सभ्यता सिंधु के किनारे थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या है? आखिर सिंधु घाटी के पास थी। हड़प्पा सभ्यता का मतलब है कि यह सभ्यता वास्तव में किसी नदी किनारे ना होकर बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। इस बात का प्रमाण दिखाता है। तो वर्तमान में नाम क्या चलता है इसका? हड़प्पा सभ्यता। बोलते हैं हम सिंधु सभ्यता भी और सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, है ना। तीनों नाम के ऊपर, हालांकि सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम था, लेकिन सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम लोगों के दिमाग और जुबान पर चढ़ नहीं पाया। दिमाग जो है क्या नाम, जुबान पर सिर्फ दो ही नाम चढ़े, सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक, क्यों नाम ये पड़े फिर दोबारा सुन लीजिए अगर आपके समझ में ना आया हो तो। देखिए, जब प्रारंभ में खुदाई हुई प्रारंभ, तो जो स्थल मिले, जो स्थान मिले, वो शुरू में सिंधु और उसकी जो नदियां थी, आसपास जो नदियां की घाटियां थी, वहां मिले, तो नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। जब स्थल दूर दूर मिलने लगे तो नाम पड़ गया सिंधु सभ्यता। कि भाई केवल ये सभ्यता सिंधु की घाटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूर तक सभ्यता है। ये नाम क्या पड़ेगा? सिंधु सभ्यता। अब क्या हुआ, अब जैसे मैं बता रहा हूं सरस्वती, कुछ स्थल इसके सरस्वती के पास, जैसे कालीबंगा है और है, वो सरस्वती के पास थे इसके स्थल, राखीगढ़ी है, बनवाली है। तो जब सरस्वती के पास थे तो नाम क्या पड़ेगा? सिंधु सरस्वती। लेकिन जब दैमाबाद की खोज हुई, आलमगीर की खोज हुई, बड़गांव की खोज हुई, हुलास की खोज हुई, सोनौली की खोज हुई, तो इनका संबंध किसी प्रकार से भी सिंधु और सरस्वती से नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसको यह नाम दे, अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्र छोटा था। हम ना देखें सिंधु सभ्यता है, तो मतलब इसका संबंध कहीं ना कहीं सिंधु नदी से है। अब कहा कि नहीं भाई, ये इतने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है, तो इसका नाम कुछ और रखो। तो फिर पुरातत्व विभाग के अनुसार जो आपको नियम बता, वो नियम ये है, जिस शहर की खुदाई पहले हो, उस शहर के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। तो नाम कौन सा शहर था? वो हड़प्पा। तो क्या नाम पड़ा उसका? हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। तो ऐसे नामकरण हुआ। उद्भव कैसे हुआ? कार्यकाल मतलब काल करा, इसका जो निर्धारण काल कौन सा है, तो कालक्रम क्या है वो बता दिया। कौन लोग वहां आके बसे पहले, वो बता दिया। किन्होंने विकास किया, वास्तव में क्या विदेशियों ने विकास किया? अब जो स्थानीय लोग थे, सोती संस्कृति के, नाला संस्कृति के बलूची थे, उन्होंने विकास किया। किसने किसका समर्थन किया? ये हम सब बातें आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो मुझे लगता है कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, नामकरण के साथ, उद्भव के साथ, इसके जो लोग यहां पे थे, वो सब पूरी हो चुकी है। अब जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले
इसकी विशेषता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की विशेषता क्या थी, यहां का नगर नियोजन क्या था, यहां की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, यहां की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, यहां की तकनीकी सिस्टम क्या था, यहां का व्यापार क्या था, यहां की कृषि क्या थी, यहां का जो स्थिति की जो दशा है वो कैसी थी, इनके अमोद प्रमोद के साधन क्या थे, यानी मनोरंजन के साधन क्या थे इनके, ये हम पढ़ेंगे एक क्लास में। इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं जिसका नाम है उसे पढ़ेंगे। फिर उससे जो अगली क्लास होगी हमारी वो होगी इसके स्थल को लेकर, जो महत्वपूर्ण, जैसे मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, मुंडीकाक है, सुरदगोई है, रोपड़ है, धोलावीरा है, इनकी क्या विशेषता, किसने खोज करी, कब खोजी, उसी समय हम बताते चलेंगे आपको। फिर इसका पतन हो जाएगा, इस सभ्यता का पतन कैसे होगा। तो 2 क्लास की हो रहा है, 2 या 3 क्लास हो सकती है हड़प्पा सभ्यता की। सभी बातों पर, सभी पक्ष पर मैं इसकी चर्चा कर लूंगा आपसे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे दी गई सूचनाएं आपको जल्दी समझ में आई होगी, आपके दिमाग में एक छवि बन गई होगी। आपसे पूछे इसका नामकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, स्पष्ट आपको जवाब आपके पास है। उद्भव किसने किया ये भी आपको पता चल गया होगा। देश और काल क्या था इसका यह आपको पता चल गया होगा। तो जो चीजें मैंने आपको बताई वो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए हैं, जिन्होंने कर लिया उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।